छात्रों, आज इस लेक्चर में E304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग की चैप्टर फर्स्ट ट्रांसफार्मर डिज़ाइन पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आप अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष प्रत्येक पेपर में 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूड किए गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा जाए, जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज यहाँ कुछ क्वेश्चंस का आप अध्ययन करेंगे और इससे आपका आइडिया लग जाएगा किस तरह पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ट्रांसफार्मर की स्टाम्पिंग के लिए सिलिकॉन की प्रतिशतता सीमा होती है। मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन ट्रांसफार्मर स्टाम्पिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू। अतः स्टाम्पिंग में जो सिलिकॉन की परसेंटेज होती हैं वह कितनी होती है, तो इसका आंसर है 4%। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परमेबिलिटी उच्चतम होती है, अर्थात किस पदार्थ की परमेबिलिटी हाई होती है। तो ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 203 मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये परमेबिलिटी परम अलॉय की अधिकतम होती हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की क्रोड की लेमिनेशन बनी होती हैं। डलवा लोहा, कामटी लोहा, सिलिकॉन स्टील, डलवा स्टील। अर्थात ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशंस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, रफ आयरन, सिलिकॉन स्टील और कास्ट स्टील। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर को, तो ये बताया गया था कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। तो इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर की कोर कौन से मटेरियल के बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील की। नेक्स्ट है, स्टैकिंग गुणांक न्यूनतम होता है किस कोर का न्यूनतम होता है? वर्गाकार क्रोड के लिए, क्रूसिफॉर्म क्रोड के लिए, 3 स्टेप कोर के लिए, 4 स्टेप कोर के लिए। या एक है, द स्टैकिंग फैक्टर विल बी लिस्ट फॉर स्क्वायर कोर, क्रूसिफॉर्म कोर, 3 स्टेप कोर, 4 स्टेप कोर। तो सबसे जो कम स्टैकिंग फैक्टर होता है वह स्क्वायर कोर का होता है। तो स्टैकिंग फैक्टर आप जानते हो क्या होता है? ए आई इक्वल टू होता है के एस इंटू ए जे, अर्थात स्टैकिंग फैक्टर होता है ए आई अपॉन ए जी आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए आई अपॉन ए जी आई का रेशो स्क्वायर कोर में कम होता है, अर्थात ये कहें कि स्टैकिंग फैक्टर स्क्वायर कोर का न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ट्रांसफार्मर के क्रोड के लेमिनेशंस की मोटाई सामान्यता होती है। द थिकनेस ऑफ लेमिनेशंस ऑफ द कोर ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर यूजुअली। पावर ट्रांसफार्मर के जो कोर लेमिनेशंस के थिकनेस हैं वह किस रेंज में होते हैं? तो इसका आंसर है 0.03 से 0.5 mm होती हैं। एक ऑयल ट्रांसफार्मर में ऑयल का कार्य है। ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या होता है? कूलिंग होता है, इंसुलेशन होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, बहुत कूलिंग एंड इंसुलेशन होता है। तो इसमें ऑयल ट्रांसफार्मर दोनों कार्य करता है, कूलिंग का भी कार्य करता है और इंसुलेशन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट की जगह केवीए में होते हैं क्योंकि? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी सामान्यतः पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट की जगह केवीए में क्यों होती है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बी इन केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट। केवीए रिमेन्स कांस्टेंट बाय किलोवाट डिपेंड्स ऑन द लोड पावर फैक्टर, usually load power factor being unknown. Kilowatt rating is not customary. Total losses depends on the VA. तो यहाँ देखेंगे कि जो टोटल लॉसेस हैं, आप देख रहे हैं कि जो कॉपर लॉसेस तो हैं वह एम्पेयर पर डिपेंड करते हैं और जो आयरन लॉसेज हैं वह वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं।
अर्थात ये कहेंगे कि जो टोटल लॉसेज हैं वह डिपेंड करते हैं वोल्ट और एम्पेयर पर। इसलिए इसकी रेटिंग है जो किलोवाट या VA वोल्ट एम्पेयर में ली जाती हैं। बड़ी ट्रांसफार्मर किलोवाट में ली जाती हैं और छोटी ट्रांसफार्मर वोल्ट एम्पेयर में ली जाती हैं, क्योंकि इसके लॉसेज VA पर ही डिपेंड होते हैं। या हम अलग अलग भी डिपेंड कर सकते हैं कि कॉपर लॉसेज एम्पेयर पे डिपेंड करते हैं और जो आयरन लॉसेज हैं वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। अर्थात ये कहेंगे कि टोटल लॉसेज VA पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 MVA क्षमता के ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए उपयुक्त विधि है। कूलिंग मेथड यूज्ड इन 100 MVA कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। 100 kV कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कूलिंग उपयोग में ली जाती हैं? एयर ब्लास्ट कूलिंग, आर्टिफिशियल ऑयल फ्लो कूलिंग, नेचुरल ऑयल कूलिंग, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो 100 MVA कैपेसिटी के होते हैं उसमें आर्टिफिशियल ऑयल फ्लो कूलिंग ली जाती हैं। ये सामान्यतः बड़े GSS पे होते हैं। इस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर 100 MVA के 132 kV किलोवाट या 220 किलोवाट या एक है कि जनरेटर स्टेशन पर इस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियली ऑयल फ्लो कूलिंग की जाती है। नेक्स्ट है वायु ब्लास्ट शीतलन की क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट शीतलन की क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। किस कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर में एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज की जाती हैं? तो है 10,000 kVA या ये कहें कि 10 MVA। इसको MVA में चेंज करेंगे तो 10 MVA हो जाएगा, या ये कहें कि 10,000 किलोवाट एम्पेयर KVA। तो इस कैपेसिटी में एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वायु शीतलन सामान्यतः प्रयुक्त होती हैं। नेचुरल एयर कूलिंग जनरली यूज्ड इन। तो ये छोटे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं कि आप देखेंगे यहाँ सबसे छोटे कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर केवल 1.5 MVA, इससे बड़े हैं सारे ट्रांसफार्मर। तो छोटे ट्रांसफार्मर हैं नेचुरल एयर कूलिंग यूज की जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा अप टू 1.5 MVA ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए सही है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ देखें उच्च भौरधारा हानियाँ, न्यून चुंबकीय सरण, नगण्य से तुल्यहानि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक ही फ़ायदा है कि यहाँ पर लो मैग्नेटिक लीकेज होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वह है लो मैग्नेटिक लीकेज। तो इसका आंसर आएगा लो मैग्नेटिक लीकेज। नेक्स्ट है त्रिकलीय सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कुंडलन प्रयुक्त होती हैं। जो 3 फेज टाइप सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैं उनमें किस प्रकार की वाइंडिंग यूज की जाती हैं? वाइंडिंग आप जानते हो कि सर्कुलर होती हैं, सैंडविच टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। तो इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग यूज की जाती हैं। ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस एक दूसरे से विद्युत रोधित होते हैं। जो ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन से होते हैं किसके द्वारा इंसुलेटेड होती हैं? तो ट्रांसफार्मर लेमिनेशन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय माइका शीट, थिन लेयर ऑफ वार्निश पेपर, नन ऑफ दीज। तो जो वार्निश लेमिनेशंस हैं वह एक दूसरे से वार्निश द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। अर्थात प्रत्येक जो लेमिनेशंस है उनको पतली लेयर से थिन लेयर का वार्निश किया जाता है, उसके बाद ही कोर को असेंबल किया जाता है। इसका आंसर है थिन लेयर ऑफ वार्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में लो क्रोड प्रयुक्त करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर में कोर आयरन कोर क्यों प्रयुक्त की जाती हैं? पर्पज ऑफ यूज टू आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर।
तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वाइंडिंग, डिक्रीज हिस्टेरेसिस लॉसेज, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, डिक्रीज एडी करंट लॉसेज। तो ये इसका है डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, अतः मैग्नेटिक पाथ का आसान बनाना। जिस प्रकार की करंट के लिए अवरोध होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह मैग्नेटिक पाथ के लिए अवरोध होता है रिलक्टेंस। तो यदि ये होते हैं तो उस स्थिति में रिलक्टेंस अधिक होती हैं, तो कोर यूज करने पर रिलक्टेंस कम हो जाते हैं, अर्थात मैग्नेटिक पाथ का फ्लो आसान होता है। तो अर्थात डिक्रीज रिलक्टेंस और मैग्नेटिक पाथ। तो ट्रांसफार्मर में जो लोक रोड प्रयुक्त की जाती है उसका उद्देश्य है रिलक्टेंस को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाइक्रोड ट्रांसफार्मर में लो क्रोड ट्रांसफार्मर की तुलना में होता है। जो अब यहाँ कंपेयर किया गया है एयर कोर ट्रांसफार्मर और आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे एन एयर कोर ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू आयरन कोर ट्रांसफार्मर हैज लेस मैग्नेटिक कोर लॉसेज, मोर मैग्नेटिक कोर लॉसेज, जीरो मैग्नेटिक कोर लॉसेज, लेस ओमिक लॉस। आप देखेंगे ये जीरो मैग्नेटिक कोर लॉसेज होगा, तो सी इसका आंसर होगा। जीरो मैग्नेटिक कोर लॉसेज होता है इसमें जब आयरन कोर लेते हैं। ट्रांसफार्मर में भनभनाट का कारण है। आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो कुछ भनभनाट की आवाज़ आती रहती है, तो उसका क्या कारण है? द हम इन अ ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू वाइब्रेटिंग इन कूलिंग ऑयल, वाइब्रेशन इन लेमिनेशन, साइनसोइडल वोल्टेज वेपर, ऑल ऑफ द एबोव। तो यहाँ देखेंगे जो वाइब्रेशन होता है वह लेमिनेशंस में वाइब्रेशन होने के कारण होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश बिंदु सामान्यता होता है, जो फ्लैश पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का वह होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवाट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब किस वोल्टेज से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड नॉट बी लेस देन। तो 30 किलोवाट पर मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके ये ध्यान रखना है कि 30 किलोवाट से कम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की परमेबिलिटी ग्रेन ओरिएंटेशन की दिशा में होती हैं। तो ये इसमें होती हैं अधिकतम। द कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील हैज परमेबिलिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन ओरिएंटेशन। तो परमेबिलिटी जो होती है ग्रेन की दिशा में, ग्रेन ओरिएंटेशन की दिशा में ही अधिकतम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में क्रोड उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी बताया, कुछ ऑप्शन चेंज हैं, अर्थात तो ये हैं डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। घुमा फिरा के किसी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसा कि उसमें बताया था उन्हें डिफरेंट ऑप्शन थे, यहाँ डिफरेंट ऑप्शन, लेकिन जो सही आंसर वाला ऑप्शन है वह सेम है। तो डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो क्रोड का मुख्य उद्देश्य है कि मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टेंस को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी इक्वेशन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर? तो स्टेकिंग फैक्टर होता है। स्टेकिंग फैक्टर क्या होता है? आप जानते हो कि AI/AGI होता है। तो याद होगा तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, नेट कोर एरिया अपॉन ग्रॉस कोर एरिया स्टेकिंग फैक्टर होता है। ट्रांसफार्मर की 2 स्टेप्ड कोर के लिए कौन सी समीकरण सही है? 2 स्टेप्ड कोर के लिए कौन सी इक्वेशन सही है? तो ये मैंने आपको ये सब इक्वेशंस बताए हुए हैं। तो नेट कोर एरिया अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, ये एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल वो 0.71 है, ग्रॉस कोर ये 0.79 है, और लार्ज स्टैम्पिस हैं 0.85 है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सारे जो ऑप्शन हैं ये सही हैं।
जो स्टेप कोर के आप जब पढ़ाया था उसको आप पूरे पुनः स्मरण करेंगे, जो फॉर्मूले लिखाए गए थे उनको याद करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, अर्थात इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी इक्वेशन सही है? वोल्टेज पर टर्न है EP अपॉन TP, वोल्ट पर टर्न है ES अपॉन TS, वोल्ट पर टर्न है 4.4 F5M। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे इक्वेशन सही हैं। वोल्ट पर टर्न की इक्वेशन सही है और वोल्ट पर टर्न के लिए ये इक्वेशन भी सही है, अर्थात इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति ट्रांसफार्मर इस प्रकार डिजाइन होना चाहिए कि दक्षता अधिकतम हो, अर्थात पावर ट्रांसफार्मर शुड बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन इस प्रकार की जाए कि किस लोड पर उसकी एफिशिएंसी अधिकतम होती है। तो पहले बताया था कि फुल लोड या फुल लोड के आसपास की एफिशिएंसी अधिकतम होनी चाहिए पावर ट्रांसफार्मर में। तो इसका ऑप्शन आएगा 8 और नेर फुल लोड, आंसर सी। जब ट्रांसफार्मर में हॉट रोड स्टील प्रयुक्त की जाती हैं तो योग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र करोड़ से अधिक लिया जाता है। तो जब हॉट रोड स्टील यूज की जाती हैं उसी स्थिति में जो योग का क्रॉस सेक्शन एरिया है वह करोड़ के क्रॉस सेक्शन एरिया से 15% अधिक लिया जाता है। इन ट्रांसफार्मर यूजिंग हॉट रोड सिलिकॉन स्टील द क्रॉस सेक्शन ऑफ इज मेड अबाउट ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोर। तो जब हॉट रॉड सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे ट्रांसफार्मर कोर को बनाने के लिए, उस स्थिति में उसका योक एरिया है वह कोर एरिया से 15% अधिक लिया जाता है, अर्थात इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के योग प्रयुक्त की जाते हैं, रेक्टेंगुलर कोर किस में यूज की जाते हैं? योग विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आर यूज फॉर। तो इसमें स्मॉल कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर ही में ही रेक्टेंगुलर कोर यूज की जाते हैं, ये याद रखना है। तो इसका आंसर है स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिकल कुंडलन प्रयुक्त होते हैं, हेलिकल वाइंडिंग आर यूज्ड इन। हेलिकल वाइंडिंग किन ट्रांसफार्मर यूज की जाते हैं? तो ये याद रखना है कि पावर ट्रांसफार्मर में हेलिकल वाइंडिंग यूज की जाते हैं, अर्थात इसका आंसर आएगा बी। ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश बिंदु निम्न में से अधिक होना चाहिए, किस वैल्यू से अधिक होना चाहिए? जैसा कि पहले बताया गया है कि जो इसका फ्लैश पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो अर्थात इससे अधिक होना चाहिए, 104 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। वितरण ट्रांसफार्मर में हॉट रोड सिलिकॉन स्टील प्रयुक्त करने पर अधिकतम फ्लक्स घनत्व का मान होगा। आप जितने भी स्लाइड बताए गए उनको आप अध्ययन करेंगे तो उन्हीं से इस पर उन्हीं पर आधारित ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसकी रेंज दी हुई थी जब हॉट रोड सिलिकॉन स्टील यूज़ करनी और वह भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो उसकी रेंज है 1.1 to 1.35 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कुछ जो डाटा हैं वह याद करने पड़ेंगे आपको। तो आप जो भी लिखवाया गया है या वीडियो में दर्शाए गए हैं, इससे पहले जो टॉपिक से कोड डिज़ाइन के जो वीडियो बताए गए हैं उन वीडियो को पुनः देखें आप, तो उसे देखने से स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हॉट रोड सिलिकॉन स्टील के लिए BM की वैल्यू जो आएगी वो होगी 1.1 to 1.35 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 किलोवाट ट्रांसफार्मर कोड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील प्रयुक्त करने पर अधिकतम फ्लक्स घनत्व का मान होता है, ये भी लिखवाया गया है। तो जब 220 किलोवाट का ट्रांसफार्मर हो उसमें कोड रोड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यूज़ करेंगे तो उस स्थिति में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होते हैं 1.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह बड़ी शक्ति ट्रांसफार्मर सेल्फ ऑयल शीतलन प्रकार या वाई ब्लास्ट प्रकार के लिए धारा घनत्व का मान हो सकता है। जो बड़ी ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो सकती हैं? तो होती हैं 2.2 से 3.2 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सब जो भी वीडियो में दर्शाए गए उन्हीं डाटाज को आप याद करेंगे तो आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बड़ी शक्ति ट्रांसफर फोर्स्ड ऑयल सर्कुलेशन शीतलन प्रकार यानी पानी शीतलन कुंडलिनी के लिए धारा घनत्व का मान प्रयोग होगा। फोर्स्ड ऑयल सर्कुलेशन या फोर्स्ड वाटर सर्कुलेशन, तो उसके लिए जो वैल्यू है वह होती है 5.4 to 6.2 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। हाई वोल्टेज कुंडलन सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग भी हो सकते हैं, आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर और कंटिन्यूस डिस्क टाइप वाइंडिंग। तो ये सभी तरह के वाइंडिंग उसमें यूज़ की जाती हैं जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन सभी तरह के वाइंडिंग यूज़ की जा सकती हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव टाइप, अर्थात आंसर है डी। इस तरह आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।